गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की अपनी 14वां निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो पहली ऑनलाइन क्लास है, तारीख 26 अक्टूबर 2020 की। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था व्यवसाय के स्वरूप। और इस टॉपिक में अपन ने व्यवसाय के पर जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो एकल व्यापार हो, साझेदारी हो, संयुक्त हिंदू व्यवसाय परिवार हो, सहकारी समितियाँ हो, कंपनी हो, सबका अपन ने अध्ययन लगभग पूरा कर लिया है। आज इस पाठ का अपन समाप्ति करेंगे। अपना इसमें सेकेंड लाइन जो टॉपिक है वो है कंपनियों के प्रकार, कि कंपनी कितने प्रकार की होती है, कैसे अपने को उसका संचालन करना होता है, क्या इसमें शर्तें होती हैं, क्या नियम होते हैं, किन नियमों के आधार पर कंपनियों के प्रकारों का वर्गीकरण किया जाता है, आदि जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को अपने इसमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो अपना टॉपिक चल रहा है कंपनी के प्रकार। और सामान्य रूप से कंपनी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की कंपनी होती है। पहली निजी कंपनी और जो दूसरी है वो है सार्वजनिक या सरकारी कंपनी। दो तरह की कंपनी होती है, पहली निजी कंपनी और दूसरी सार्वजनिक कंपनी। अब देखो निजी कंपनी क्या होती है, यानी ऐसी कंपनी जिसका नियंत्रण और संचालन, यानी ऐसी कंपनी जिसका नियंत्रण और संचालन निजी स्वामित्व में एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा बिना किसी सरकारी सहायता के, सरकारी अनुदान के, सरकारी नियंत्रण के उसको चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? निजी कंपनी कहते हैं। अब देखो निजी कंपनी क्या होती है, इसकी कुछ शर्तें होती है। क्या होती हैं? कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें इनको माननी पड़ती है। यदि वो एक कंपनी इन शर्तों का पालन करती है तो ही उसे क्या माना जाएगा? निजी कंपनी माना जाता है। यदि उन शर्तों का उल्लंघन करती है या उन नियमों से बाहर जाकर कार्य को पूरा करती है तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? एक निजी कंपनी न मानकर क्या माना जाएगा? सार्वजनिक या सरकारी कंपनी उसको कहा जा सकता है, या किसी और स्वरूप में उनका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यदि वो निजी कंपनी बनना है, रहना चाहती है और एक निजी कंपनी के तौर पर अपने कार्य को पूरा करना चाहती है तो उसे निम्न शर्तों को क्या करना होता है? पालन करना होता है, यानी ये शर्तें उसको माननी ही पड़ेगी। सबसे पहली शर्त कौन सी है? अंश हस्तांतरण पर ये क्या करती है? रोक लगाती है। एक निजी कंपनी के मान लो मैंने आज खरीद रखे हैं तो मैं क्या नहीं कर सकता? उन अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता, यानी बेच नहीं सकता। वो अंश मेरे को अपने पास ही सुरक्षित रखने होंगे जब तक मैं उनका उपयोग करूंगा। यदि मेरे को अपने पास अंश नहीं रखने तो मैं वापस क्या करूंगा? वो अंश कंपनी के पास जमा करवाऊंगा, कंपनी को वापस भेज दूंगा कि मेरे को आपके अंश नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता? किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने अंशों को हस्तांतरित नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें कम से कम कितने होने चाहिए? 2 सदस्य तो होने चाहिए और अधिकतम कितने होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। 50 से ज़्यादा सदस्य एक निजी कंपनी में नहीं होने चाहिए। यदि एक निजी कंपनी में 50 से ज़्यादा सदस्य होंगे तो वो क्या बन जाएगी? एक सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी। और क्या नहीं रहेगी? निजी कंपनी वो नहीं रहेगी। और इसी कारण से वो क्या करती है? अपने सदस्यों के अंश हस्तांतरण पर रोक
लगाती है। मान लो एक कंपनी में 50 सदस्य हैं और जो 50वां सदस्य है उसने अपने जो 10,000 अंश लिए हुए थे वो 10,000 अंश कितने लोगों को बेच दिए? 3 लोगों को बेच दिए। अब कंपनी में से गया कितना? 50 में से एक गया, 49 में और आगे कितने? 3 नए आ गए। तो सदस्य संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 52। जबकि होनी कितनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। 50 से ज्यादा सदस्य एक निजी कंपनी में नहीं होने चाहिए। इसलिए वो क्या करती है? अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है कि उसके सदस्य उसके अंशों का हस्तांतरण किसी तीसरे पक्षकार को नहीं कर सकते। तीसरा, अब मान लो उसको पूंजी की आवश्यकता है तो ये पूंजी की व्यवस्था कहाँ करेगी? अपने निजी साधनों से पूंजी की व्यवस्था करेगी, जनता से नहीं कर सकती। जनता को नहीं जाने कर सकती, उनसे पैसे उधारे नहीं ले सकती, उनको ऋण पत्र नहीं भेज सकती। क्या करेगी? अपने जो अंश है वो कहाँ भेजेंगे? अपने निजी व्यक्तियों को भेजेगी। और वो निजी व्यक्ति कौन से होंगे? जो जहाँ 50 होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। 50 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। यदि जनता को भेजेगी तो खरीदने वाले असंख्य हो सकते हैं, जबकि इसको क्या करना होता है? अपने सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित रखनी होती है। इसलिए क्या नहीं करती? बाहर के साधनों से पूंजी की व्यवस्था नहीं करती। जितने भी पूंजी ये प्राप्त करेगी कहाँ से करेगी? अपने निजी साधनों से पूंजी प्राप्त करेगी। और इसकी जो अंश पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 लाख रुपए इसके पास क्या होनी चाहिए? अंश पूंजी होनी चाहिए, जिसमें समय समय पर सरकार क्या करती है? बदलाव करती रहती है। जो कंपनी अधिनियम 2013 आपने पढ़ा है, उस अधिनियम में क्या होता है? इसमें समय समय पर बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? हमेशा 1 लाख रुपए जिसके पास अंश पूंजी जमा रहनी चाहिए। अब देखो, ये तो हो गई एक निजी कंपनी। निजी कंपनी वो होती है जो ये 4 काम करती है। पहला काम, अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है, अधिकतम सदस्य संख्या 50 सीमित रखती है, पूंजी अपने निजी साधनों से प्राप्त करती है और अधिकतम अंश पूंजी कितनी हो सकती है? 1 लाख रुपए तक की इसकी पूंजी हो सकती है। अब बच गई कौन सी? सार्वजनिक कंपनी। इसमें भी कुछ शर्तें होती है कि सामान्य से अपन ये कह सकते हैं कि जो काम निजी कंपनी नहीं करती वो सारे काम क्या करती है? एक सार्वजनिक कंपनी करती है। तो इसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक कंपनी कहा जा सकता है। निजी कंपनी ये सारे काम नहीं करती, जबकि सार्वजनिक कंपनी ये सारे काम करती है। जैसे इसके अंश क्या किए जा सकते हैं? जनता में बेचे जा सकते हैं। अंश हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं लगाती। दूसरा, सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कोई सीमा नहीं है। जनता से ऋण प्राप्त करेगी और अधिकतम अंश पूंजी भी इसकी क्या होती है? जितनी इसके पास है वो कितनी भी कर सकती है। 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, यानी इनमें कोई शर्त नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि एक जो सार्वजनिक कंपनी वह होती है जो निजी कंपनी नहीं होती। एक जो निजी कंपनी नहीं है वो कौन सी कंपनी मानी जाएगी? फिर सार्वजनिक मानी जाएगी। दो पढ़ने अपने को निजी पढ़ना है और सार्वजनिक पढ़ना है। ये काम करती है वो तो निजी कंपनी है, और ये काम नहीं करती वो कौन सी होती है? सार्वजनिक कंपनी होती है। और इसमें आज का अपना अंतिम जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। कि जब हम किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, उसकी स्थापना करना चाहते हैं, तो अपने को कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है।
कौन कौन सी बातें हैं जो एक व्यवसाय प्रारंभ करते समय अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में क्या रखनी चाहिए, प्रारंभिक लागत, कि व्यापार शुरू करने में जो लागत आ रही है वो लागत कितनी होनी चाहिए। कि मान लो अपने पास 1,00,000 रुपए की पूंजी है और उस पूंजी को अपन ने व्यवसाय शुरू करने के पहले क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अपन व्यापार में बाकी जो खर्चे हैं, कच्चा माल खरीदना, मशीनें खरीदनी है, अन्य जो भुगतान है वो कहाँ से करेंगे। तो हमेशा अपने को ऐसे व्यवसाय की स्वरूप का चयन करना चाहिए जिसकी लागत क्या हो, कम से कम हो, या उतने पूंजी अपने पास उपलब्ध होनी चाहिए कि अपन उसके प्रारंभिक खर्चों को क्या कर सकें, आसानी से पूरा कर सकें, और बाकी जो कार्य बच गए उन कार्यों के लिए भी पूंजी अपने पास जमा रहनी चाहिए। दूसरा दायित्व है कि व्यवसाय शुरू करने से पहले उससे संबंधित दायित्वों को अपने को समझ लेना चाहिए कि जो व्यापार अपन शुरू कर रहे हैं उस व्यापार से संबंधित अपने को कौन कौन से दायित्वों का भुगतान करना पड़ सकता है, या कौन से दायित्व अपने को व्यापार में हानि देंगे, या अपने व्यापार का जो लाभ है उस लाभ को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो वो सारी बातें भी अपने को पहले से पता कर लेनी चाहिए जिससे व्यापार शुरू करने के बाद अपन क्या कर सकें, आसानी से उस व्यापार का संचालन कर सकें और अपने को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तीसरा निरंतरता, कि जो व्यापार अपन ने स्थापित किया है उसको निरंतर और प्रभावी रूप से क्रियाशील रखना, यानी उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहने की क्षमता भी अपने अंदर होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां अपने सामने न आए कि अपने को क्या करना पड़े, उस व्यापार को बंद करना पड़े। तो वो अपने को पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिस व्यापार की अपन स्थापना कर रहे हैं क्या अपन उसको निरंतर जारी रख सकते हैं या उसको अपन एक निश्चित समय तक ही अपने को उसको चलाना है। तो उसी के अनुसार अपने को क्या करना चाहिए, अपने व्यावसायिक स्वरूप जो अपने पीछे पड़े हैं उनका में से किसी एक का चयन करना चाहिए। चौथा है प्रबंध योग्यता, देखो प्रबंध योग्यता क्या होती है कि मान लो अपनी जो क्षमता है वो एकल व्यापार चलाने की है कि अपन एकल व्यापार चला सकते हैं और अपन ने 50 व्यक्तियों को मिला के क्या कर दी, साझेदारी की स्थापना कर दी। तो अपन क्या कर सकते हैं, उस जो साझेदारी व्यापार है उसका संचालन कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते क्योंकि अपने को उसके जो प्रबंध की विशेषताएं होती हैं या प्रबंध के गुण उसके लिए चाहिए वो अपने पास कहीं नहीं, अपने पास किससे संबंधित गुण है, एकल व्यापार से संबंधित। तो अपने को उसी व्यापार को स्थापित करना चाहिए, उसी व्यापार को चुनना चाहिए जिसका क्या कर सके अपन आसानी से प्रबंध और संचालन कर सके। पांचवा पूंजी की आवश्यकता, मान लो भविष्य में मुझे अपने को पूंजी की आवश्यकता है तो उसके लिए भी अपने पास अपने को विकल्प रखने चाहिए कि यदि इन फ्यूचर किसी भी कारण से अपने को पूंजी की आवश्यकता होती है या पूंजी की जरूरत पड़ती है, पूंजी की कमी होती है तो उस कमी को अपन किन साधनों से पूरा करेंगे, पूंजी कहाँ से लाएंगे, किसी बैंक से लोन लेंगे, अपने परिचित से लेंगे, ऐसे जारी करेंगे, ऋण पत्र जारी करेंगे, यानी कौन से साधन से अपने को अपनी पूंजी की आवश्यकता उसको पूरा करना है। सीधी सी बात है कि पैसे कहाँ से आएंगे ये बात अपने दिमाग में होनी चाहिए। यदि पूंजी अपने को कम पड़ेगी तो अपन पैसे कहाँ से लेके आएंगे आदि बातों का अपने को क्या ध्यान होना चाहिए। अगला है नियंत्रण, जिस व्यापार की अपन ने स्थापना की है उस पर क्या होना चाहिए, अपना पूरा नियंत्रण होना चाहिए। यदि उस पर अपन नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो अपनी लागतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी।
क्या करना चाहिए, अपने को चयन करना चाहिए। और अंतिम है व्यवसाय की प्रकृति, कि व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिसमें अपन क्या कर सकें, आसानी से समय और परिस्थिति, सरकारी नियम, पूंजी आवश्यकता, दायित्व है, किसी के भी आधार पर क्या कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो वापस अपने व्यापार में क्या मिलेगी, हानि। तो ऐसा व्यापार अपने को चुनना चाहिए जिसमें समय, परिस्थिति, ग्राहकों के स्तर, देश का सांस्कृतिक आर्थिक वातावरण के अनुसार अपन क्या कर सकें, आसानी से परिवर्तन कर सकें। तो यह आज का अपना अंतिम टॉपिक था। इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।